सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उसके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य, ईमानदारी, दया, धर्म, प्रेम तथा विश्वास सुमित के साथी हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत्यता, ईमानदारी, दया, धर्म, प्रेम तथा विश्वास सुमति के साथी हैं। हमारे वेदों में भी कहा गया है, सत्यमेव जयते, अर्थात अंत में सत्य की ही विजय होती है। बच्चों, उपयुक्त अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। इस अनुच्छेद को समझने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अनुच्छेद में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इस अनुच्छेद को पुनः पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत्यता, ईमानदारी, दया, धर्म, प्रेम तथा विश्वास सुमति के साथी हैं। हमारे वेदों में भी कहा गया है, सत्यमेव जयते, अर्थात अंत में सत्य की ही विजय होती है। अब विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। बोलते समय हम वाक्यों के बीच बीच में कभी कम, कभी कुछ समय के लिए, तो कभी अधिक समय के लिए रुकते हैं। कभी प्रश्न करते हैं तो कभी आश्चर्यचकित होते हैं। इसके लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो वाक्यों में हमें कैसे पता चलता है कि हमें कब ठहरना है, रुकना है, कब कम समय के लिए ठहरना है, कब ज्यादा समय के लिए ठहरना है, हमें ये विराम चिन्हों से ही पता चलता है। तो लिखते समय भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ, मध्य या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। तो हिंदी भाषा में जो विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब है पूरी तरह रुकना। वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में इसे लगाया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने मन की बात की। फिर दूसरा है, हम खेल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो वाक्य हमें दिए गए थे। तो पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? जब वाक्य की समाप्ति हो जाती है। लेकिन प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर, क्योंकि प्रश्न सूचक वाक्यों में पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता, उनको छोड़कर हर वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उससे ही हमें पता चलता है कि एक वाक्य की समाप्ति हो चुकी है। अब अगला है हमारा अल्प विराम। वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में अल्प विराम लगाया जाता है। एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए, जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। ऐसे ही अगला है, पिताजी बाजार से फल, सब्जियां, बिस्कुट और मक्खन लाए। तो अगर हमें दिखाना है कि चीजें अलग अलग हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो जिस वाक्य में अल्प विराम लगता है, जिस शब्द के बाद अल्प विराम लगता है, उस शब्द के बाद हमें थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होता है बोलते हुए। अब ऐसे ही अगला है वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। रमन सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया और फिर विद्यालय चला गया। ऐसे ही अगला है, बगीचे में फूल खिलते हैं, चिड़िया चहचहा रही थी और लोग सैर कर रहे थे। तो अगर हमें वाक्यांशों को जोड़ना होता है तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब अगला है, किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए। तो अगर हमें किसी का कथन ज्यों का त्यों, यानी कि जैसा उसने कहा है वैसा ही बताना है, तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे शिवम ने कहा, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। ऐसे ही दूसरा है, शिवांश बोला, वहीं रहो।
ऐसे ही अगला है हाँ या नहीं के बाद और किसी को संबोधित करते हुए, यानी कि हाँ और नहीं शब्द के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस वाक्य में किया गया है, नहीं मैं यह नहीं कर सकता। दूसरा है मित्रों आज मैं यह मन की बात करने आया हूं। तो यहाँ पे किसी को संबोधित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अब हमारा तीसरा चिन्ह है अर्धविराम। वाक्य की पूर्ण समाप्ति ना होने पर भी जहां बीच में समाप्ति सी लगे, अगले वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय का अभाव हो, तब इसका प्रयोग होता है। यानी कि अगर बीच में हमें लग रहा है कि वाक्य की समाप्ति होने वाली है या फिर हो गई है और हमें बीच में लगे कि समाप्ति होने वाली है, तो उसमें क्या लगाया जाता है, उसमें अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसान गेहूं उगाता है, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक वाक्य की समाप्ति हो गई है, लेकिन इसके बाद हमें कुछ और भी बोलना है। तो गेहूं से आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है, फिर उसके बाद क्या लगाया गया, पूर्ण विराम। ऐसे ही वाक्यों के बीच में इनका प्रयोग किया जाता है। अब अगला चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य में अंत में पूर्ण विराम न लगाकर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो यानी कि जिस वाक्य में हमें प्रश्न पूछना है उस वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसकी जगह, पूर्ण विराम की जगह, क्योंकि अगर हम पूर्ण विराम लगा देंगे तो वो तो तो वो प्रश्न ही होगा, वो क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है। इसलिए हमें वाक्यों के बाद अगर हम जिस वाक्य में प्रश्न पूछ रहे हैं हमें वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे इस वाक्य में किया है, आप कब आए, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए इस वाक्य के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही क्या हम मैच जीतेंगे, तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें भी वाक्यों के बाद प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब अगला है इकहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विशेष अक्षर, शब्द, व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का मशहूर उपन्यास है, तो ये उपन्यास एक विशेष उपन्यास का नाम है, तो इसलिए इसके नाम को लिखने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। ऐसे ही क अक्षर से शुरू होने वाले 5 शब्द, तो ये भी क्या है, विशेष वर्ण है, तो विशेष वर्ण को दिखाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। ऐसे ही अगला चिन्ह है दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये इकहरा था, ये दोहरा। अब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले हमेशा अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि जब हमें किसी व्यक्ति की बात जैसे उसने कही है वैसी ही बतानी है लिख के, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाक्य में इससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर कलाम ने कहा था, तो इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सपने देखो और उन्हें पूरा करो, तो जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही उस बात को बताने के लिए हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। ऐसे ही अगला है पिताजी कहा करते थे, यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ऐसे ही अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, खुशी, दुख आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हमें किसी शब्द में ये बताना होता है कि हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, कौन कौन से भाव, खुशी, क्रोध, इस प्रकार के, घृणा, इस प्रकार की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, तो उस शब्द के बाद हमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है, हे प्रभु रक्षा करो, तो हे प्रभु के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला है शाबाश तुमने कर दिखाया, तो शाबाश के बाद यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो हमें ऐसे ही अगर अपनी भावनाओं को दिखाना है वाक्यों में, तो उस शब्द के बाद हमें
विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अब अगला है हमारा योजक चिन्ह। जो शब्दों को जोड़ने के लिए व तुलना वाले शब्दों में उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए व तुलना वाले शब्दों में उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब दो शब्दों को जोड़ना हो या उनके बीच की तुलना करनी हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे खेलना कूदना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऐसे ही वह तिन केसा पतला था। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से योजक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किया गया है। ऐसे ही अगला है कोष्ठक चिन्ह। किसी शब्द या पद का अर्थ का विकल्प बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हमें किसी शब्द का अर्थ बताना है वाक्य में तो हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हम ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो सोना का विपरीत का अर्थ बताते हुए यहाँ पे लिखा गया है उल्टा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया है। ऐसे ही अगला है आजकल सब्जियां यानी कि आलू टमाटर आदि बहुत महंगी हो गई हैं। अब अगला है हमारा लाघव चिन्ह। शब्दों का संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हमें किसी शब्द को छोटे उस रूप में लिखना है तो हम लाघव चिन्ह लगाकर उस शब्द को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है प्रोफेसर, अगर हमें लिखना है छोटे संक्षिप्त रूप में तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? प्रो, फिर यहाँ पे हम लाघव चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही अगला है डॉक्टर। तो डॉक्टर को हम इस प्रकार से लिखेंगे डॉ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही प्रश्न का प्र के बाद हम यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा देंगे। तो ये थे हमारे विराम चिन्ह। तो बच्चों हमने सीखा वाक्यों को बोलते व लिखते समय रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से वाक्यों का स्पष्ट अर्थ पता चलता है। यानी कि अगर वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो हमें वाक्य का अर्थ ही स्पष्ट नहीं होगा कि उस वाक्य में क्या कहना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उत्तर देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ आएगा। इसलिए हमें वाक्यों का स्पष्ट रूप जानने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।